जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जेडी का एग्ज़ाम को लेकर के हमने करंट अफेयर के बारे में तो आपको बताया ही है कि करंट अफेयर आपको इस एडिटोरिया बुक से या फिर एसवीडी के बुक से पढ़ना है। साथ साथ हमने ये आपको बोला है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और साइंस, ये 4 जो विषय हैं उसको हम 1 महीने के अंदर आपको ख़त्म कर देंगे। तो उसी का जो है 2 पार्ट आपको हम दे चुके हैं। तीसरा पार्ट आज हम शुरू कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक वो 2 पार्ट नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उस लिंक से जो है पर जा करके जो है देख सकते हैं, ठीक है। और अगर पीडीएफ किन्हीं को चाहिए तो नीचे में हमारा टेलीग्राम का ग्रुप का जो होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ से भी वीडियोज़ और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो आज हम मौर्य वंश से शुरू कर रहे हैं। कल हम मौर्य वंश से पहले पढ़ चुके थे, तो आज सबसे पहले मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके चाणक्य की मदद से पराजित किया और मौर्य वंश का स्थापना किया। अब आते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, उन्हीं का नाम कौटिल्य भी है और उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है। अर्थशास्त्र में जो है 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है? तो अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। आगे, मौर्य वंश का साहित्यिक स्रोत का जानकारी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो मौर्य वंश के साहित्यिक स्रोत की जो जानकारी है वो आपको चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक से मिलती है, विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस से मिलती है, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है और जूनागढ़ के अभिलेख से भी प्राप्त होता है, जो कि किस राजा से संबंधित है? रुद्रदामन से, ठीक है। आगे आते हैं, सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो याद रखिएगा, इसमें बहुत लोग चंद्रगुप्त मौर्य मार देते हैं, ये गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था, लेकिन करवाया किसके द्वारा गया था? पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। किसके द्वारा? पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में करवाया गया था, ठीक है। उसके बाद, अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है? याद रखिएगा, भाब्रू अभिलेख में। उसके बाद, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो याद रखिएगा, 13वां शिलालेख है, ठीक है। अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं और 7 स्तंभ लेख हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम क्या हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम जो है वो सैंडोक्रोट्स हैं और एंडोक्रोट्स हैं, ठीक है। उसके बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में कौन आया था? तो मेगस्थनीज आया था। नोट पॉइंट ये है कि मेगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और मेगस्थनीज की एक पुस्तक थी जिसका नाम इंडिका था, ये भी याद रखिएगा। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, प्रथम जैन संगति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था और वो पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। यहाँ पर गलती से राजगिरी लिखा गया था। उसके बाद, अपने अंतिम समय में किस राजा ने जैन धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नोट पॉइंट क्या है? भद्रबाहु के सानिध्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला दोनों साथ चले गए। वहां पर चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखन विधि से प्राण त्याग दिए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। भद्रबाहु वापस आ गए थे। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जो है वो 7 वर्गों में विभाजित किया गया था, ठीक है। अब हम लोग चाणक्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य है और उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है, ये तीनों उन्हीं के नाम हैं। इनके पिता का नाम चनक था, इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। उपाधि इनको क्या मिला है? तो भारत का मैकियावेली इनको कहा जाता है। चाणक्य की पुस्तक कौन सी है? तो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में याद रखिएगा, अधिकरण 15 हैं और प्रकरण 180 हैं। नोट पॉइंट क्या है? अर्थशास्त्र को सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में डॉक्टर राम शास्त्री, कौन?
डॉक्टर राम शास्त्री ने प्रकाशित करवाया था। ये याद रखिएगा, पूछा कभी कभी अगर पूछ दे तो, बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछिएगा। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक कौन बना, तो बिंदुसार बना। बिंदुसार का उपनाम क्या था, तो अमित्रघात। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय का। और इस आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन थे, तो मक्खलीपुत्र गोशाल, मक्खीपुत्र गोशाल। अब आते हैं बिंदुसार के राज दरबार में आने वाले राजदूत कौन कौन थे, तो सबसे पहले सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत आया था डाइमेकस, ये याद रखिएगा। और दूसरा आया था टॉलमी द्वितीय का राजदूत आया था डायोनीसियस, ये भी याद रखिएगा। बिंदुसार के बाद शासक कौन बना, तो बिंदुसार के बाद शासक अशोक बना। अशोक के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो अशोक के बारे में अगर हम जानना चाहें तो सबसे पहले उनकी माता का नाम तो सुभद्रांगी था, पत्नी 3 पत्नियों के बारे में उल्लेख है, असंगमित्रा, कारुबाकी और नागदेवी। इनके पुत्र के बारे में, तो एक पुत्र इनका तीवर है जो कारुबाकी के पुत्र हैं, एक पुत्र महेंद्र हैं जो नागदेवी के पुत्र हैं। इनकी पुत्री का नाम संगमित्रा है जो कि नागदेवी के ही पुत्र हैं। अशोक के अन्य नाम, तो अशोक के अन्य नाम, इनका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी यानी कि देवताओं को प्रिय। श्रीनगर के संस्थापक कौन हुए, तो श्रीनगर की स्थापना किए थे अशोक। ये किस पुस्तक के अनुसार है, तो कलहन की राजतरंगिनी पुस्तक के अनुसार है, याद रखिएगा। राजतरंगिनी पुस्तक को के लेखक कौन है, तो कलहन है। अब आते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन। कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। दूसरा हाथी गुम्फा अभिलेख में भी कलिंग युद्ध का वर्णन है। आगे आते हैं अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, तो अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, उपगुप्त से ली थी। आगे हम लोग आते हैं तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था, तो अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संगमित्रा को भेजा था। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि अशोक ने एक उपासक के रूप में गया की यात्रा कब की, तो याद रखिएगा उपासक के रूप में, उपासक जब से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो बौद्ध धर्म अपनाने के 10वें वर्ष उन्होंने गया की यात्रा की। अशोक ने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कहाँ किया था, तो बराबर की पहाड़ियों में। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, जो कि कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, मोगलीपुत्र 30 इसके जो थे वो अध्यक्ष थे। अशोक के बाद राजा कौन बना था, तो याद रखिएगा कुणाल। अशोक के पौत्र का नाम क्या था, दशरथ। गया में स्थित नागार्जुन की पहाड़ी में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण किसने किया, तो दशरथ ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिएगा बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद मौर्य काल में सीता अध्यक्ष किस प्रकार का अधिकारी था, तो कृषि विभाग का अधिकारी था। ठीक है, उसके बाद निष्क क्या है, तो निष्क बोला जाता था सोने के सिक्के को। उसके बाद स्तूपों का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में। सांची का स्तूप कहाँ में है, तो विदिशा मध्य प्रदेश में है। भरथू का स्तंभ कहाँ में है, तो सताना मध्य प्रदेश में है। धमे का स्तूप तो यूपी के सारनाथ में है। ये सब किसके द्वारा बनवाया गया था, अशोक के द्वारा, ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह मयूर है। मौर्य काल की जनता की आम भाषा क्या थी, तो पाली भाषा थी। मौर्य काल में उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो तक्षशिला था। कथा वस्तु पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कथा वस्तु पुस्तक के लेखक मोगलीपुत्र तिस्य थे। शुंग वंश का संस्थापक था, तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। इनकी राजधानी कहाँ थी, विदिशा। शुंग वंश के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो यवनों का आक्रमण हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे, तो पतंजलि। पतंजलि के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो महाभाष्य, याद रखिएगा। मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में किया गया था, तो शुंग वंश के शासनकाल में। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवहूति था। कन्नव वंश का संस्थापक कौन था, तो वासुदेव था। कन्नव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा, ये भी याद रखिएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो शिमुक था।
यहां से क्वेश्चन आया है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुक था। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी थी प्रतिष्ठान, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि किसने धारण की थी? तो याद रखिएगा सतकर्णी प्रथम ने धारण की थी। सातवाहन वंश का अंतिम शासक तो पुलमावी चतुर्थ था। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। शीशे के सिक्के किस शासक के द्वारा चलाया गया था? तो सातवाहनों के द्वारा चलाया गया था। सातवाहनों की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी? तो याद रखिएगा मातृसत्तात्मक था, क्योंकि जब भी आप सातवाहन का पढ़िएगा तो सतकर्णी हो गया, गौतमी पुत्र सतकर्णी हो गया, तो उसमें माता का नाम आगे जोड़ा जाता था। सातवाहनों की प्रमुख कलाएं कौन कौन है? तो कलाएं जो बनाया गया है उस समय, तो कार्ले का चैत्य, ये हमेशा पूछा जाता है। कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होता है बौद्ध धर्म का, और विहार जो होता है वहां पर लोग रहते हैं। चैत्य क्या होता है? पूजा स्थल। पूछा जाता है कि चैत्य का अर्थ क्या होता है? तो पूजा स्थल होता है। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, सभी इस वीडियो को शेयर जितना करिएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। मिलिंद पन्हों के लेखक कौन थे? तो नागसेन। इसमें नोट पॉइंट क्या है? इसमें मिनांडर एवं नागसेन के बीच हुए बातचीत का वर्णन है मिलिंद पन्हों में। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो हिंद यूनानियों ने। यह पूछा है। हेलेनिस्टिक आर्ट का भारत में उदाहरण क्या है? तो गांधार कला। गांधार कला किसका उदाहरण है? हेलेनिस्टिक आर्ट का। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो 57 ईसा पूर्व। सबसे विख्यात शक शासक कौन सा था? तो रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, यानी कि जीर्णोद्धार करवाया था। निर्माण कौन करवाया था? तो पुष्यगुप्त वैश्य। और इसका जो है जीर्णोद्धार कहने का मतलब कि अगर जो टूट फूट गया था उसको फिर से बनवाया था, वो कौन करवाया था? रुद्रदामन प्रथम। अब कहते हैं क्षत्रप कौन थे? क्षत्रप किसको कहा जाता था? तो भारतीय प्रदेशों में शक जो राजा होते थे ना, वो क्षत्रप कहलाते थे। उसके बाद कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसस था। यह भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कब और किसने जारी किए थे? तो याद रखिएगा कुषाणों ने जारी किए थे। कब या किसने जारी किए थे? तो कुषाण शासकों ने जारी किए थे। कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? तो कनिष्क था। शक संवत का प्रारंभ कब और किसने किया था? तो 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया था। और किस आयोजन पर किए थे? तो कनिष्क का जब राज्याभिषेक हुआ था तो उसी पर जो है उन्होंने शक संवत का प्रारंभ किया था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो एक तो पुरुषपुर थी, जिसको पेशावर भी कहा जाता है, और दूसरा मथुरा थी। अश्वघोष का संबंध किस शासक से था? यानी कि अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखिएगा कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये कनिष्क के राज कवि भी थे। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक थे। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक थे। इनकी रचना, चरक की रचना कौन सी है? तो चरक संहिता। यानी कि चरक संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? चरक हैं। कुषाण राजाओं को देवपुत्र भी कहा जाता है। ये पूरा याद रखिएगा। कुषाण राजाओं को देवपुत्र भी कहा जाता है। आपसे पूछ देगा कि देवपुत्र किन राजाओं को कहा जाता है? तो कुषाण राजाओं को। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था। महाविभाष शास्त्र के रचनाकार कौन से हैं? तो वसुमित्र। महाविभाष शास्त्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। याद रखिएगा महाविभाष शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको कहा जाता है? तो महाविभाष शास्त्र को कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन किसको कहा जाता है? तो नागार्जुन को। एक और इसमें क्वेश्चन आता है कि माध्यमिक सूत्र के रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन है। उसके बाद हम लोग आते हैं किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो याद रखिएगा गुप्त काल को। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का स्रोत कहां कहां से मिलता है? तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, कुमारगुप्त का विल्सर स्तंभ लेख से, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख से, इन सब से जो है ना गुप्त वंश के स्रोत मिलते हैं। गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। ऐसा नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य मार दीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम।
गुप्त संवत कब चलाया गया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण पर यह गुप्त संवत शुरू किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त हुए। समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का स्रोत कहां से मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है। याद रखिएगा कि इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा किसके द्वारा गया था? तो हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? हरिसेन के द्वारा। आगे आते हैं तो भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये कहे कौन थे? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कौन बोले थे? तो डॉक्टर V.A. स्मिथ ने कहा था। याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। आगे, सिक्कों पर बीना बजाते हुए किस सम्राट को दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर। काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है? राजशेखर। यहां पर ध्यान रखिएगा, सॉरी, काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है? राजशेखर। समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो पहली राजधानी उनकी पाटलिपुत्र थी और दूसरी उज्जैन थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आने वाला चीनी यात्री कौन सा था? तो फाहियान था। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। भारत का शेक्सपियर किनको कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। और इस नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त किया गया था। ये बख्तियार खिलजी कौन था? तो ये ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये सेनापति था। बख्तियार खिलजी सहायक सेनापति था। हूनों के आक्रमण की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। भीतरी जो अभिलेख है कहां में है? गाजीपुर यूपी में है। तो उससे हमें हूनों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था, यह भी याद रखिएगा। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। सती प्रथा का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, जो किससे संबंधित है? भानुगुप्त से। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो गरुड़ था, याद रखिएगा। दशावतार मंदिर कहां में है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में है। यह मंदिर जो है पंचायतन श्रेणी में बना हुआ है। किस श्रेणी में बना हुआ है? पंचायतन श्रेणी में। आर्यभट्ट की कृति यानी कि कौन कौन सा पुस्तक लिखे थे? तो सबसे पहले तो आर्यभट्टियम है, उसके बाद दशागतिक सूत्र है, फिर आर्याष्टक शतक है। आर्याष्टक शतक, आर्यभट्टियम, दशागतिक सूत्र और आर्य अष्टक शतक। वाराहमिहिर के द्वारा कौन से पुस्तक लिखी गई थी? तो पंच सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक कौन है? वाराहमिहिर। और ब्रह्मगुप्त के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? ब्रह्म सिद्धांत। यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रह्म सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रह्मगुप्त। भारतीय आयुर्वेद का पिता, आगे क्वेश्चन है कि भारतीय आयुर्वेद का पिता किसको कहा जाता है? तो धन्वंतरी को, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय आयुर्वेद का पिता किनको कहा जाता है? धन्वंतरी को। भास्कर के द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो भास्कर के द्वारा महाभास्कर्य लिखा गया था, भाष्य पुस्तक लिखा गया था और लघु भास्कर्य पुस्तक लिखा गया था। आगे हम आते हैं, अजंता की खोज कब हुई थी? तो 1819 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने अजंता की खोज की थी। अजंता की गुफाओं में जो चित्र है वो बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो महायान शाखा से, याद रखिएगा। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? तो बाघ की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्यन पर्वत को काटकर बनाया गया है। यानी कि बाघ की गुफाएं कहाँ में है? मध्य प्रदेश के धार जिले में है। और पूछे कि किस पर्वत को काट के बनाया गया है? तो विंध्यन पर्वत को काट के बनाया गया है। आगे, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। आगे हम लोग आते हैं वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, इसके संस्थापक कौन हुए? तो पुष्यभूति हुए। उसके बाद वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन था? तो प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन से, या कह सकते हैं कि वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन
कि पत्नी का नाम क्या था, यशोमती। यशोमती के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। पुत्र का नाम है राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और पुत्री का नाम है राजश्री। राजश्री का विवाह जो है वो ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। क्या हुआ था, ग्रहवर्मा के साथ, मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ। उसके बाद ग्रहवर्मा की हत्या किसके द्वारा कर दिया गया था, मालवा नरेश देवगुप्त था, उसके द्वारा ग्रहवर्मा की हत्या कर दी गई थी और राजश्री को बंदी बना लिया गया था। तब जो है राज्यवर्धन जो है उन्होंने देवगुप्त को पराजित किया, लेकिन देवगुप्त का एक मित्र था जिसका नाम था गौड़ नरेश शशांक। इन्होंने चुपके से जो है या धोखे से कह सकते हैं राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तब जो है हर्षवर्धन को मात्र 16 वर्ष की आयु में यानी कि 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठना पड़ा। तो इसके मुताबिक हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ, 590 ईस्वी में। किसमें, 590 ईस्वी में। अब आगे आते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, तो कन्नौज थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था, ये याद रखिएगा पूरा। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने कहाँ पराजित किया था, तो नर्मदा नदी के तट पर। शशांक किस धर्म का अनुयायी था, तो शैव धर्म का अनुयायी था, और इसी के द्वारा गया में जो बोधि वृक्ष है उसको कटवा दिया गया था। अभी जो गया में बोधि वृक्ष है उसको श्रीलंका से लाया गया था, जो ओरिजिनल में बोधि वृक्ष था उसको शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था। आगे हम लोग आते हैं हेनसांग। हेनसांग जो है किसके समय में भारत आया था, तो याद रखिएगा ह से हेनसांग, ह से हर्षवर्धन। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग को क्या कहा जाता है, तो नीति का पंडित भी इसको कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, और वर्तमान शाक्य मुनि भी। ये तीनों नाम हेनसांग को दिया गया है, यानी कि इसका उपनाम है। वानभट्ट, वानभट्ट किसके दरबार में रहा करते थे, तो वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। वानभट्ट के द्वारा रची गई पुस्तकें कौन सी है या लिखी गई पुस्तकें कौन सी है, तो हर्षचरित्र वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है, और कादंबरी ये भी वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, सूर्य शतक की रचना किसने की थी, सूर्य शतक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था, मयूर के द्वारा, याद रखिएगा। हर्षवर्धन की रचनाएं कौन कौन सी है, तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों पुस्तक के रचनाकार कौन है, हर्षवर्धन है। ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने इसको किसी के द्वारा लिखवाया था, लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ करता था, तो प्रयाग में करता था। अब आगे आते हैं, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु थे, जो कि वैष्णव धर्म से संबंध रखते थे। उसके बाद भारवी किसके दरबार में रहते थे, तो भारवी जो थे वो सिंह विष्णु के दरबार में रहा करते थे। भारवी की पुस्तक का नाम क्या क्या है, तो किराताजोड़नियम और 10 कुमार चरित्रम, ये दोनों भारवी के द्वारा लिखा गया है। किराताजोड़नियम पुस्तक के लेखक भारवी और 10 कुमार चरित्रम पुस्तक के लेखक भी भारवी हैं। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है, महेंद्र वर्मन प्रथम। वातापी कोंडा की उपाधि किसने धारण की, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस वंश से है, तो याद रखिएगा चालुक्य वंश से है। चालुक्य वंश से पुलकेशिन द्वितीय का संबंध है। उसके बाद आते हैं ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है, तो ऐहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति हैं। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तो वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक जय सिंह थे। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कृतिवर्मन था। मंदिरों का शहर किसे कहते हैं, तो मंदिरों का शहर ऐहोल को कहा जाता है। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तो तैलप द्वितीय थे। तैलप द्वितीय की राजधानी कहाँ थी, तो मान्याखेड़ थी। उसके बाद विक्रमंक देव चरित्र के लेखक कौन है, तो विल्हन थे। विक्रमंक देव चरित्र के लेखक कौन है, विल्हन थे। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है, तो विज्ञानेश्वर हैं। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका
पूरा एंशियंट हिस्ट्री खत्म होता है। इससे बाहर एंशियंट हिस्ट्री में कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस आता भी है तो आपको सेट में मिल कंफर्म हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन सेट में आएगा वो इससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाता है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहला तो मेरा यही आपको निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इसका असली मतलब पता चलेगा। आगे जहां तक बात रहा तो जो भी पीडीएफ वगैरह का है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का हम लिंक आपको दे देंगे। वहां पर मेरा ग्रुप है रोजगार विद साकेत के नाम से, आप लोग उस पर जुड़े। वहां से आपको डेली पीडीएफ और करंट अफेयर का भी कुछ सेट दिया जाएगा। अभी तो वो नहीं दे रहे हैं, बट हाँ करंट अफेयर का भी सेट दिया जाएगा। तो उसको बनाएं और अपनी तैयारी को जोर शोर से, याद रखिएगा इसी पे नहीं रहना है। आप जैसे हम आपको बताए थे टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्लियर डेली करते जाना है, ऐसा नहीं किसी पर रह जाइए। बट हाँ एक बार इसको जरूर देखिएगा, ये बूस्टर का काम करेगा। ये बहुत छांट छांट करके लाया गया क्वेश्चंस हैं हर एक तरीके से, देख सकते हैं आप पूरा का पूरा। और जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है उनको जो है वो जरूर जा करके देखें। तो आज यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री खत्म। जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब वहां से जो है हम मेडिएवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपनी तैयारी को जारी रखें। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।